हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 एंड 2 की क्लासेस हम कंडक्ट कर चुके हैं। अब हमारी DECE 3 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यूनिट 1 से लेके 15 तक DECE 3 की जो भी सारी क्लासेस हैं वो आपको निर्माण कैंपस के YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं सारे लिंक्स जब भी ये क्लास हमारी ख़त्म होगी उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। अब हम अपनी यूनिट 16 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सम थीम्स एंड मैसेजेस इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा मैसेज है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जब बच्चा पैदा होता है तब उसी टाइम से हमें बच्चे के साथ बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये एक मैसेज है कि वीना अपनी मदर के साथ मंथली बात करना चाहती है। वीना मंथली मदर्स के साथ बात करना चाहती है अपने चाइल्ड केयर सेंटर में मीटिंग करके। कहते कि आप क्यों सोचते हैं कि वीना ने इस मैसेज को चूज किया? क्या ज़रूरत थी इस मैसेज को कम्युनिकेट करने की? जब वो पेरेंट्स को उनके घर पर जाके मिली और मदर्स के साथ उसने बातचीत की, जब वो सेंटर में आए तो वीना ने ये पाया कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इन्फेंट्स के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जब उसने पेरेंट्स को ये बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, तो उनमें से बहुत सारी मदर्स जो थी उन्होंने उनकी बात को सीरियसली रिस्पॉन्ड नहीं किया कि क्या ज़रूरत है। उनको ये समझ ही नहीं आया कि बच्चों के साथ बात करने के लिए वीना उनको क्यों कह रही है, या हो सकता है कि उनके पास काफ़ी कुछ हो घर पर करने के लिए, उनके पास इतना समय ही ना हो कि वो बच्चों के साथ बातचीत कर सकें। अगर मैं इस बच्चे के साथ बात करना शुरू करती हूँ तो घर का काम कौन करेगा? मदर्स का ये कहना था। वीना ने ये रियलाइज़ किया कि पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे के साथ तब से बात करना आपको शुरू कर देना चाहिए जब से बच्चा जो है पैदा होता है। वीना को ये भी रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पेरेंट्स से सिंपल बात करना ही काफ़ी नहीं होगा। वीना ने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो जितनी भी क्वेरीज की जाती हैं, जैसे पूछा जाता है बच्चे के बारे में या पेरेंट्स के बारे में कुछ भी, वो इग्नोर करते हैं, है ना। कि बच्चे हमसे कुछ पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे? माँ, व्हाई डिड दिस हैपन लाइक दिस? बच्चा पूछता है कि माँ, ये ऐसा इस तरह से क्यों हुआ और ये क्या है? कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को ये कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। आप क्यों सोचते हैं कि बच्चों से तब से बात करना इम्पॉर्टेंट है जब से बच्चे पैदा हुए हैं, और बच्चों की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? थोड़े से पॉइंट लिस्ट डाउन आप खुद भी कर सकते हैं और उनको
फॉलो भी कर सकते हैं। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं कि क्यों हमें एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हमें ये ध्यान देंगे कि ग्रुप के साथ आपका कम्युनिकेशन का मेथड क्या होगा। एक बच्चा जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पर बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज़ होता है, बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज का यूज़ होता है और लैंग्वेज भी अच्छी यूज़ की जाती है, उन बच्चों की जो स्पीच डेवलपमेंट होगी वो बहुत बेटर होगी। बच्चा जितना ज़्यादा अपने इन्फेंसी के टाइम पर लैंग्वेज से एक्सपोज करेगा या अपने अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में बच्चा लैंग्वेज से जितना ज़्यादा बच्चा एक्सपोज करेगा उतनी ही बेटर उसकी स्पीच डेवलपमेंट होगी। इवन दो कई बार क्या होता है कि बच्चा एक्चुअली 10 से 12 महीने की उम्र में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, और इसी उम्र में वो स्पीच को पहले से ज़्यादा समझना भी शुरू कर देता है। अगर मदर या कोई और केयर गिवर बच्चे से रेगुलर बेसिस के ऊपर बात करें तो ही बच्चा 10 से 12 महीने की उम्र के बीच में अच्छी तरह से बोल पाएगा और स्पीच को बेटर जो है समझ भी पाएगा। कई बार क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, है ना, वो लैंग्वेज के रूल्स को तो एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि वो जब लोगों को कुछ बोलते हुए सुनते हैं तब वो ये सीख जाते हैं कि उनको अपनी वॉइस को कैसे यूज़ करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कन्वे करने के लिए, और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे कंपनी लेनी है, उनकी बॉडी मूवमेंट्स को कैसे यूज़ करना है अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। तो जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के रूल्स हैं या वोकैबुलरी है, बच्चा वो सब कुछ प्रॉपरली एक्वायर कर लेता है, चाहे इन्फेंट जो है वो बोलना ना सीखा। बच्चों की क्वेश्चंस को आंसर करने से जो बच्चों के अंदर हर वक्त क्यूरियोसिटी रहती है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को लेने की, वो इन्फॉर्मेशन भी बच्चे जो हैं ले सकते हैं और उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो शांत भी हो जाती है। वीना ने सारी मदर्स को और सारी ग्रैंड मदर्स को एक पर्टिकुलर डे पे इनवाइट किया मीटिंग के लिए। उसका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या था कि वो उनको कोई ना कोई मैसेज देगी, पर उसने उनको ये नहीं बताया था कि इस मीटिंग का पर्पस क्या है। इसके बाद है कम्युनिकेटिंग द मैसेज। अब वीना ने कौन सा मेथड यूज किया मैसेज को कन्वे करने के लिए ग्रुप मीटिंग के दौरान? वीना ने डिसाइड किया कि वो रोल प्ले मेथड को चूज करेगी मैसेज को कन्वे करने के लिए मदर्स के ग्रुप को। सबसे पहला है प्रायर प्रेपरेशन, है ना, पहले प्रेपरेशन करना। जब वीना मदर्स के साथ पहले उसने कभी उनके घर विजिट किया, ठीक है, और उनके साथ जो डिस्कशंस की, वीना ने ये आइडेंटिफाई किया उस टाइम पे कि कुछ पेरेंट्स जो कि अपने इन्फेंट से बात करते हैं और अपने बच्चों के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपनी प्रेपरेशन की। उसने डिसाइड किया कि ये जो मदर्स हैं, ठीक है, और जो एजुकेटर्स हैं उसके सेंटर के ऊपर वो एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पर प्ले करेंगे, क्योंकि वो मदर्स सुनती भी हैं बात को और बच्चों के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड भी करती हैं। मीटिंग से 2 और 3 दिन पहले उसने सिचुएशन को
डिस्कस किया इन लोगों के साथ, जो उसने मदर्स चूज़ की थी थोड़ी सी और एजुकेटर्स चूज़ किए थे कि हम एक रोल प्ले करेंगे। उसने सारी रोल प्ले की सिचुएशन को उनके साथ डिस्कस किया। फिर उसने जो थीम रखा हुआ था उससे रिलेटेड जो भी कोई ब्रॉड आउटलाइन थी उसने वो बच्चों को उनको दे दी। कि क्यों जब से बच्चा पैदा होता है क्यों उसमें बच्चे से तब से हमें बात करना ज़रूरी है, उनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। इसके बाद उसने ये सब कुछ मदर्स के ऊपर और एजुकेटर्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप यहाँ पर एक सिचुएशन को डेवलप करो जैसे कि आप खुद चाहते हो, और मीटिंग के दौरान आप वैसे ही एक्ट भी करना। इसीलिए उसने ये जो पहले वाली कोई भी स्क्रिप्ट थी उसने एक्टर्स को नहीं दी थी कि वो याद कर सकें या वो और याद करके एक्टिंग कर सकें मीटिंग के ड्यूरिंग, बल्कि उसने एक सिचुएशन की ब्रॉड आउटलाइन दे दी, पॉइंट पॉइंट दे दिए उनको, और बाकी सारा कुछ एक्टर्स के ऊपर छोड़ दिया ताकि एक्टर्स अपने आप से ही रोल प्ले कर सकें और अपने आप से ही रिलेशनशिप्स को बना सकें, है ना। हमें पता ही है कि रोल प्ले में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सेकंड है हमारा रोल प्ले। रोल प्ले को शुरू करने से पहले वीना ने अपने ऑडियंस को रोल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि उनको डिफरेंट जो लोग यहाँ पे प्ले करेंगे उनके जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनके एटीट्यूड को आपने देखना है कि किस बात के ऊपर वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, फिर आपको अपना एक ओपिनियन बनाना है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि प्ले को कैसे एक्ट किया गया, जबकि पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई है कि कैसे प्ले को प्रोग्रेस किया गया, सिर्फ सीन को विजुअलाइज किया गया है थोड़े से पार्ट पे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अब करेक्टर्स कौन थे रोल प्ले में? गांव से मदर्स आई थी, उमा मदर थी, एजुकेटर थी शिरीन, और एक 7 महीने का बच्चा था रामू। ये पिक्चर बनाई हुई है उन्होंने। रोल प्ले चल रहा है, उमा जो है वो कर रही है जबकि जो शिरीन है वो रामू के साथ बैठी हुई है। ये शिरीन है और ये उमा है। उमा किचन में है और वो सब्जियां काट रही है। उसका 7 महीने का बच्चा रामू जो कि एक पास में क्रैडल में लेटा हुआ है जो कि कुकिंग एरिया से दूर है। अभी वो उसके साथ जो बच्चा है रामू है वो टॉयज के साथ खेलने में बिजी है। उसकी मदर ने उसको क्रैडल के ऊपर टांग रखा है, ठीक है, क्रैडल बना के उसको उसके बीच में बिठा रखा है। शिरीन ने उमा को विजिट किया और वो किचन में एंटर की। उमा ने कहा, ओ शिरीन आओ, देर हो गई है, कितना टाइम हो गया है हमें आपस में मिले हुए, तुम कहाँ रहती हो? शिरीन ने कहा, मैं यहीं घर पर ही होती हूँ, पर घर के काम इतने होते हैं कि सारा दिन मेरा घर के कामों में निकल जाता है, बड़ी ही मुश्किल से टाइम मिलता है कि मैं किसी के पास जा सकूं। तुम काफ़ी लंबे समय से मेरे घर पर नहीं आई हो। उमा ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, दिन बड़ी जल्दी से निकल जाता है, सारा दिन कुकिंग में, क्लीनिंग में और रामू को देखने में ही निकल जाता है। मेरे पास बहुत कम टाइम होता है कि मैं कुछ सोच सकूं। और तुम बताओ कैसी हो? शिरीन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वो रामू के पास गई। कैसा है तुम्हारा ये छोटा बेबी? खिलौने के साथ खेल रहा है। फिर उसने उमा की तरफ देखा। उमा, तुमने ये क्रैडल यहाँ पर क्यों लगाया है? कमरे में क्यों नहीं लगाया? किचन में उसको हर्ट भी हो सकता है। उमा ने कहा, ओ नहीं, वो नहीं होगा हर्ट।
है ना, वो कुकिंग एरिया से थोड़ी सी दूर है। मैं उसको दूसरे रूम में क्यों छोड़ूं? वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला हो जाएगा। यहाँ पर मैं उससे काम करते करते बात भी कर सकती हूँ। शिरीन, जो कि थोड़ा सा हंसी, उससे बात करना, रामू की तरफ देखते हुए बोली कि रामू से बात करना? तो वो अभी इतना वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अब अपनी मदर से भी बात करेगा। उसने उमा को कहा, नहीं उमा, सीरियसली तुम ऐसे कह रही हो? तो उमा ने कहा कि हाँ, मतलब शिरीन ने पूछा कि सच्ची वो तुमसे बात करता है? एक 7 महीने का बच्चा तुमसे कैसे बात कर सकता है? वो बोल ही नहीं सकता है। ऊ बाबा, वो अपनी लैंग्वेज ऐसे बोलता होगा। वो ये समझ भी नहीं पाता होगा कि तुम उसको क्या कह रही हो। उमा ने कहा, मैं क्या समझती हूँ वो ये अंडरस्टैंड नहीं करता है। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रामू की तरफ गई और उससे बोली, रामू क्या कर रहे हो? टॉय के साथ खेल रहे हो? लाइट कहाँ है? दिखाओ मुझे रामू, लाइट कहाँ है? रामू ने, लाइट लाइट, वेयर इज द लाइट? कहाँ है लाइट, कहाँ है लाइट? तो रामू ने वैसे बोलना शुरू कर दिया। रामू ने उमा की तरफ देखा और फिर बाद में उसने उस तरफ देखा जहां पर बल्लभ था और उसने स्माइल किया। उमा ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, हाँ हाँ यही है लाइट। आओ अब हम, क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चलना चाहोगे? हम वॉक के लिए बाहर जाएंगे। रामू ने अपनी बाजू को स्ट्रेच करते हुए बोला, उमा ने उसको उठाया और उसको एक बहुत बड़ा हग दिया। शिरीन ने देखा और कहा, देखो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और समझ रहा है, जबकि 10 से 12 महीने का बच्चा जाके बोलने लगता है। वो समझता है कि तुमने क्या कहा, वो इससे पहले ही समझ रहा है। और जितना तुम बच्चे से बात करती हो उतना जल्दी ही वो बोलना शुरू कर रहा है और समझना शुरू कर रहा है। और शिरीन, तुम बच्चे से बात नहीं करती हो तो फिर वो कैसे बोलना सीखेगा? शिरीन ने कहा, बट सारे बच्चे अपने आप से बोलना नहीं सीखते हैं, उनकी मदर्स उनको बोलना सिखाती हैं। उमा ने कहा, शिरीन, इवन अगर आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा भी नहीं बोलती हो ना, तो बच्चा के फैमिली मेंबर्स की कन्वर्सेशन को नहीं सुनेगा जो जो कि उसके आसपास चल रही है। इसीलिए वो बोलना सीख जाएगा। पर अगर फैमिली मेंबर्स बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उससे साथ बात करेंगे, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आपने शिरीन को नोटिस किया होगा कि सेम एज का बच्चा जो है उसकी स्पीच डेवलपमेंट में फ़र्क भी होता है। कई बच्चों की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होती है कि वो बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, पर कई बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी एज में जाके बोलना शुरू करते हैं। अब शिरीन कह रही है कि पर तुम्हारे क्या हमें बहुत छोटे बच्चे को ही बोलना शुरू कर देना चाहिए? उमा, ओ कुछ भी बोलो, है ना, हर चीज़ तुम बोल सकते हो। देखो कैसे रामू मुझे मार रहा है, मेरी बाजू के ऊपर मार रहा है। वो चाहता है कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊं और उसको चीज़ें दिखाऊं। उसने रामू को कहा, हाँ बेटा, हम वहाँ जाएंगे। आप क्या चाहते हो? ओ, आपको ये कप चाहिए है, ये ले लो। उमा ने अपने हाथ में कप उठाया और रामू को बोला कि आप इसको टच करो। दिस इज अ कप। रामू अब इसी कप में ही आज से दूध पिया करेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, क्या तुम नहीं पीना चाहते हो? फिर वो कप के ऊपर बने फ्लावर्स के ऊपर देखने लग गया और उसकी मदर ने पूछा कि क्या ये प्रिटी हैं, अच्छे लग रहे हैं तुम्हें?
उमा ने शिरीन को कहा जब वो रामू के साथ कप के साथ खेलने में बिजी थी। देखो बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखो बच्चा ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखना चाहता है। आप उससे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने बारे में बात करें कि आप क्या कर रहे हो, उसके बच्चे के बारे में बात करें। जब आप बच्चे को नहला रहे हैं तब आप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर आप एक छोटी राइम को गा सकते हैं या एक छोटी सी स्टोरी को सुना सकते हैं। आप बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों को बाद में स्कूल के टाइम पर भी काम आती हैं। इवन ये सारी चीज़ें बच्चों की थिंकिंग के लेवल को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं। शिरीन ने कहा तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, कोई सेंस बन रही है, बट टाइम कहाँ है बच्चों से बात करने का। उमा ने कहा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कोई स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम निकालने की बच्चों के साथ बात करने के लिए। देखो जब तुम कोई ना कोई काम कर रही हो तब तुम बच्चे से बात कर सकती हो। तुम किचन में काम कर रही थी, उस टाइम पे जब काम कर रहे हो तब मैंने रामू के साथ बोला। आफ्टर ऑल जब आप अपने हाथ से कोई काम कर रही हैं, ठीक है, तो आपने बोलना तो जीभ के साथ है ना, तो टंग के साथ आप बोल के बात भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। शिरीन फिर हंसी, हाँ ये बिल्कुल तुमने सही कहा। ओ बहुत सारा टाइम हो गया मैंने जो तुम्हारे घर पर स्पेंड किया, अब मुझे जाना चाहिए। बच्चे स्कूल से वापस आ गए होंगे और मुझे उनके आने से पहले ही घर पहुंचना है। ये एक रोल प्ले सेटिंग थी जो कि ग्रुप से ही पैदा हुई थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था अपने दिमाग में रखना कि रोल प्ले जो है वो ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट होता है। रोल प्ले में कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है, पर ड्रामा में स्क्रिप्ट होती है। अब जो एक्टर्स हैं जो ये स्क्रिप्ट को लिख रहे थे, उन्होंने पहले आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस किया फिर कि हम क्या सीन जो है वो करना चाहते हैं। फिर उन्होंने एंटायर जो था रोल प्ले वो सारा कर दिया। इसमें कोई ना सही एंडिंग होती है ना कोई रॉन्ग एंडिंग होती है। ये सारा कुछ उस टाइम डिपेंड करता है कि जिसके सामने आप ये चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस रोल प्ले से उभर के आए हैं। इस केस में मैसेजेस क्या मिले कि हमें इन्फेंट से बात करनी चाहिए, चाहे बच्चे की स्पीच डेवलप हुई हो चाहे उनकी स्पीच डेवलप ना हुई हो। अगर आपके पास स्पेसिफिक टाइम नहीं है बच्चों से बात करने का, तो आप बच्चों से तब बात कर सकते हैं जब आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। बच्चे को हमेशा वही जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर और लोग भी प्रेजेंट हो। इवन वो बच्चे के साथ अगर ना भी बात कर रहे हों तभी, क्योंकि बच्चा उन सबको जब आपस में बात करते हुए सुनेगा तब बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। बच्चे से बात करना इम्पॉर्टेंट है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए और उसमें कई तरह के कंसेप्ट्स को डेवलप करने के लिए। बच्चे के गेस्चर को रिस्पॉन्ड करना, बच्चा कोई मूवमेंट कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना, एक्सप्रेशन को रिस्पॉन्ड करना, क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो है वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस को उसको एक्सपोजर देना चाहिए। आप बच्चों के साथ बात कर सकते हैं कोई आसपास पड़े ऑब्जेक्ट के बारे में, बच्चे के खुद के बारे में, आप उसके खुद के एक्शंस के बारे में या कई और लोगों के बारे में आप राइम्स और सॉन्ग्स को भी सिंग कर सकते हैं बच्चों के सामने। आफ्टर द रोल प्ले,
रोल प्ले के बाद वीना ने एक्टर्स को ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा और ग्रुप के साथ इश्यूज को डिस्कस करने के लिए कहा। उन्होंने बड़े ही हार्डली डिस्कशन को शुरू करते हुए पूछा कि क्या कोई है जो कमेंट करना चाहता है जो हमने अभी एक्ट किया है। तो कई वुमेन्स एक बार में ही बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा क्लियर था कि रोल प्ले ने इंटरेस्ट उनका पैदा कर दिया। बहुत सारी औरतों का जो इनिशियल रिएक्शन था वो ये था कि शिरीन का करेक्टर जो कि रोल प्ले में था, उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का था कि बच्चों के साथ बात करने के लिए टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहना ही इजी है कि हमें बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, पर एक्चुअली ये इतना इजी नहीं है बच्चों के साथ बात करना। कुछ ने रिस्पॉन्ड किया कि हम बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं उनको, कि वो कैसे ग्रो हो पा रहे हैं ये भी हम उनकी तरफ नहीं देख पाते हैं। किसी और ने रिस्पॉन्ड किया, वीना तुम्हारे अभी तक बच्चे नहीं है ना, कोई बात नहीं, वेट करो, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। पर कुछ औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने सपोर्ट किया जो उमा ने करेक्टर प्ले किया, कहा कि उमा ने जो कहा वो ठीक था। डिस्कशन के टाइम पे वीना ने अपने खुद के कोई भी व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं किया। वो चाहती थी कि वमेंस ही अपने आप से ही अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें। उसकी डिस्कशन में जो कंट्रीब्यूशन थी वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर थी जो कि हर बंदे को बोलने का मौका दे रही थी, हर किसी की स्टेटमेंट जो थी उसको क्लैरिफाई कर रही थी और क्वेश्चंस को पोज कर रही थी ताकि डिस्कशन को प्रोग्रेस करने में मदद मिल सके। वो जानती थी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर बंदा अपनी थिंकिंग करने के बाद ही इशू को समझे कि क्या बात थी। अपना ओपिनियन देने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था। एजुकेटर्स ने भी डिस्कशन में पार्ट लिया, जो बाकी के एजुकेटर्स थे जिन्होंने रोल प्ले नहीं किया था, पर वो बहुत केयरफुल थे कि उनको अपने सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करना है। उनको वमेंस के ऊपर अपनी सुपीरियरनेस नहीं दिखानी थी कि वमेंस को लगे कि एजुकेटर अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर जो है वो मान रहे हैं। उन्होंने अपने कमेंट्स को एक्सप्रेस किया कि क्या आप ये नहीं सोच सकते कि ये बेटर होगा, ये कहने की बजाय नहीं आप गलत हैं, है ना। लैंग्वेज उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ की। प्ले जो था वो हर किसी के लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत क्लियर था कि ज़्यादातर वुमेन्स ने डिस्कशन में ज़्यादातर वुमेन्स ने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। कई औरतें जो थी वो डायरेक्टली इसके बारे में बात कर रही थी कि वो कैसे अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, पर कई जो थी वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं थी। वो अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही थी। वो अपनी डिस्कशन में ये बता रही थी कि कैसे वो किसी दूसरे के बिहेवियर के बारे में वो ज़्यादातर बात कर रही थी, अपने बिहेवियर के बारे में वो कोई भी बात नहीं कर रही थी। वीना ने ये रियलाइज़ किया, पर कहा वीना ने कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इतनी जल्दी सेल्फ क्रिटिकल होना, अपने आप में गलती निकालना। उसके पार्ट के ऊपर कोई भी अटेम्प्ट वो ऐसा नहीं करेगी जिससे औरतों को फोर्स किया जाए कि वो अपनी गलती को माने, जो उनका मिसबिलीव था वो उसको माने,
है ना, या जो भी उसने बताया उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और वुमेन्स अपने आप को डिफेंसिव समझना शुरू कर दें। ये जो एनिमेटेड डिस्कशन थी ये 45 मिनट्स के लिए चली। इसके एंड में कुछ वुमेन्स अनकन्विंस्ड दिख रही थी मेन इशू से लेके जो कि रेज हुआ था, पर कुछ थी जिन्होंने मेरिट देखी कि क्या कहा गया है। उन्होंने वीना को कहा कि वो ट्राई करेंगे कि उमा ने जो रोल प्ले किया बच्चे के साथ बात करने में वो भी प्ले करेंगे। वीना ने इस पॉइंट पे डिस्कशन को क्लोज कर दिया। उसने रियलाइज़ किया कि ये जो इशू था वो किसी और तरीके से फिर इसको दोबारा से टैकल करेगी। शायद अब वो वुमेन्स के ग्रुप को किसी के घर लेके जाए जो कि अपने बच्चे के साथ ऐसे काम करते हुए खेलती हैं या बात करती हैं, कोई मटेरियल मेथड यूज़ करती हैं दिन की एक्टिविटीज़ को करते हुए। अगर औरतें किसी ऐसी औरत को देखेंगी सारे दिन के लिए जो औरत घर में काम करते हुए अपने बच्चे के साथ बातचीत करती है, तो शायद उनकी सोच जो है वो बदल जाए। ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि जो उमा का करेक्टर है वो मदर्स में से किसी को करना चाहिए था एजुकेटर की बजाय। आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में हेल्पफुल होता? रोल प्ले में जो उमा थी वो उसने बच्चे की नीड्स को एक्सप्रेस किया, उसकी स्पीच को सुना। अगर वो मदर्स अपने में से ही किसी को ऐसा करते हुए देखती तो शायद ऑडियंस और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देती कि करेक्टर जो है वो मदर्स में से ही एक है। क्या जो एजुकेटर ने उमा का रोल प्ले किया वो इस तरह था कि कई औरतों ने ये फील किया कि ये हमारे लिए इतना फिजिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा बुकिश है, क्योंकि ये एजुकेटर ने किया है रोल तो उसका काम है ये हमें बताना, इसलिए वो ऐसे बता रहे हैं। सिर्फ इसी केस में जो एक्टर्स का एक ग्रुप था उन्होंने रोल प्ले किया। वीना ने दूसरी औरतों के ग्रुप को पूछा कि क्या आप आ सकते हैं और सिचुएशन को एक्ट कर सकते हैं, ताकि एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव जो है वो उभर के आए। कई इश्यूज जिनके ऊपर लोगों के अगर अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अगर वो उसी तरह से ही रोल प्ले करेंगे तो और डिफरेंट लोगों के जो व्यूज होंगे वो सामने आएंगे। अब नेक्स्ट मैसेज है 16.2। दूसरा मैसेज ये है कि जो प्री स्कूलर्स हैं वो एक टाइम पे ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, इसीलिए जो मिक्स फूड इसीलिए जो मिक्स फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि 3 डिफरेंट फूड ग्रुप्स से जो बनते हैं उससे हम एक न्यूट्रिशियस फूड आइटम जो है वो बना सकते हैं। दूसरा है कि ये इजी है न्यूट्रिशियस फूड आइटम को प्रिपेयर करना लो कॉस्ट फूड स्टफ से प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। अब आप कैसे इनसे रिलेटेड मैसेजेस कम्युनिटी को कन्वे करेंगे अगर आपको ये पूछा जाए, ऐसा करने के लिए बोला जाए। अब नीचे आपको बताया गया है कि क्यों श्याम लाल जो कि एक प्री स्कूल वर्कर था उसको इस मैसेज के ऊपर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत लगी और उसने ये कैसे किया।
अब उसको ज़रूरत क्यों लगी पहले कम्युनिकेट करने की? श्यामलाल बच्चों की हेल्थ का रिकॉर्ड रखता था अपने प्री स्कूल सेंटर में। 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों का वो उनका वेट भी लेता था, उनका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस भी लेता था। उसे लगा कि कई बच्चों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो रही है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जो कि रोड टू सेफ्टी एरिया के बीच में आते हैं। मतलब जो ग्रोथ चार्ट में रोड टू सेफ्टी का एरिया आता है। कई बच्चे जो थे वो माल नरिशमेंट के विजिबल साइन भी दिखा रहे थे और लगातार बीमार पड़ते थे। श्यामलाल ने रियलाइज किया कि सिर्फ एक ही रास्ता है बच्चों हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सकता है कि हम पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, स्पेशली मदर्स को। तो अगर हम बच्चों के ग्रोथ चार्ट के एनालिसिस को देखें तो इसको मैसेज को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत लगी। श्यामलाल ने एक मैसेजेस की सीरीज़ प्रिपेयर की जो उसने डिसाइड किया कि वो एक टाइम पीरियड में पेरेंट्स को कम्युनिकेट करेगा। अब वो कौन कौन से हैं? उसने कहा कि जो प्री स्कूलर्स हैं उनको छोटे छोटे मील्स लेके आने चाहिए, बल्कि एक ही मील में उनको ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। प्री स्कूलर्स एक टाइम पर ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, इसीलिए उनको 3 डिफरेंट फूड ग्रुप से एक न्यूट्रिशियस फूड बना के मिक्स फूड स्टफ देना चाहिए। ये बहुत इजी है कि न्यूट्रिशियस फूड आइटम को प्रिपेयर करो लो कॉस्ट फूड स्टफ से प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। हम प्री स्कूल्स को वो फूड्स दे सकते हैं जो कि एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन ए एंड आयरन में एनरिच्ड। विटामिन ए जो है वो प्री स्कूलर्स को आपके हेल्थ सेंटर में फ्री दिया जाता है। आप बच्चों को हेल्थ सेंटर में लेके जा सकते हैं। बच्चों का वेट रेगुलरली चेक कीजिए, उनकी जो ग्रोथ कर्व है वो आपको शो करेगी कि बच्चे की डेवलपमेंट नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। बच्चों के हर मील में 3 मेन फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई रिफाइंड फूड्स को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड बच्चे की डाइट में जा रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आप होल सीरियल और पल्सेस को इंक्लूड कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इन्फेक्शंस जो हैं उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन बदले में क्या करता है? इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अगर हम बच्चों को इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइज करते हैं और उसको अच्छा फूड देते हैं तो इससे बच्चे को हेल्दी रखा जा सकता है। हमें फूड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए फर्मेंटेशन और स्प्राउटिंग करनी चाहिए। जो स्प्राउटेड पल्सेस हैं वो विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं बिना किसी कॉस्ट के, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्राउटेड पल्सेस जो हैं वो विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। हमें बीमार बच्चे को हेल्दी बच्चों से अलग करके रखना चाहिए और प्रॉपर हाइजीन जो है वो मेंटेन करना चाहिए। श्यामलाल ने पेरेंट्स के साथ 15 दिनों पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। हर मीटिंग में वो 1 या 2 रिलेटेड मैसेज को बताता और कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करता जो कि आपने पढ़े हैं पहले पीछे की काफ़ी यूनिट्स में। ऑफ कोर्स आपको उसने थोड़े से एफर्ट्स किए ताकि पेरेंट्स जो हैं वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। उसने पेरेंट्स का इंटरेस्ट जनरेट किया
ठीक है ना। वो उसने कैसे किया वो अभी हम देखेंगे कि उसने पेरेंट्स का इंटरेस्ट कैसे जनरेट किया। जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द पेरेंट्स। पहले उसने पेरेंट्स में अवेयरनेस को क्रिएट किया कि उनके बच्चे जो हैं वो कैसे बेटर डेवलप कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली फॉलो करें। वो ये कैसे कर सकते हैं, उसने ये मदर्स के साथ इनफॉर्मली बात की जब वो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने या लेने आते थे। जब वो बच्चों के घर पर विजिट करता था श्यामलाल, तो वो अपने साथ कोई ना कोई टॉपिक लेके आता था कन्वर्सेशन के कोर्स के ड्यूरिंग। उसने इन सारे मैसेजेस को अट्रैक्टिव पोस्टर्स के ऊपर लिखा और इनको सेंटर में पुट अप कर दिया। जो पेरेंट्स थे वो इसको रीड करते थे जब वो सेंटर में आते थे और इसके बारे में श्यामलाल से पूछते थे। जब श्यामलाल को फील होता था कि पेरेंट्स के बीच में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा है बच्चों के हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके, तो उसने एक मीटिंग बुलाई। फिर श्यामलाल ने मीटिंग के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर किया। उसके बाद है सीरीज ऑफ मीटिंग्स। फिर उसने 15-15 दिन बाद मीटिंग की सीरीज बनाई जिसके ड्यूरिंग उसने एक या एक से ज़्यादा मैसेजेस वो एक मीटिंग में कन्वे करता था। उसने बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया इन मैसेजेस को देने के लिए, जैसे कि लेक्चर, डिस्कशन लेक्चर, सिर्फ डिस्कशन, डिस्कशन डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, केस स्टडी, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, फिर डिस्कशन, है ना। जैसे पहले लेक्चर दिया, फिर उसके बाद डिस्कशन हुई, फिर डिस्कशन मेथड दिया, डिस्कशन हुई, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, केस स्टडी, फिर डिस्कशन हुई, स्टोरी टेलिंग के थ्रू कन्वे किया, फिर डिस्कशन हुई। उसने बहुत सारे स्पोर्ट्स को यूज़ किया जैसे कि फ्लिप चार्ट्स, फ्लैनल ग्राफ्स, पोस्टर्स। इन मीटिंग के ड्यूरिंग उसने इन चीज़ों का यूज़ किया। ये जितनी भी सारी स्पोर्ट्स थी, जैसे कि आप जानते हैं, वो मैसेज को क्लियर करने में मदद करती थी कि मैसेज लोगों तक क्लियर पहुँचे और उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में पैदा हो। अब श्यामलाल की जो मीटिंग्स थी उसका रिस्पॉन्स जो था हर मीटिंग का अलग अलग आया। कई फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते थे कि कई बार लोग मीटिंग्स के लिए आ सकते थे, ठीक है, और ये भी डिपेंड करता था कि किस मैसेज में कौन से पेरेंट्स का इंटरेस्ट है, किस में नहीं है ना। एक टाइम, जिस टाइम पे श्यामलाल ने मीटिंग रखी होती थी, कई बार पेरेंट्स उस टाइम पे फ्री होते थे, कई बार नहीं भी होते थे। फैमिली में सर्कमस्टांसेस होते थे, कई बार कोई ना कोई फंक्शन हो गया या कोई और बात हो गई है उस पर्टिकुलर डे के ऊपर। पर जब अटेंडेंस किसी दिन पर कम होती थी तो श्यामलाल जो था वो अपना एंथुसियाज्म कम नहीं होने देता था। वो पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटजी के ऊपर भी रिलाई करता था अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। वो जानता था कि अगर वो मैसेज पेरेंट्स के ग्रुप को कन्वे करेगा, है ना, तो वो दूसरों को भी कन्वे करेंगे कम्युनिटी में आगे जाके। मोस्टली मदर्स होती थी जो कि मीटिंग को अटेंड करती थी। कम्युनिकेटिंग द मैसेजेस। अब हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे श्यामलाल कोई भी ऊपर से 2 मैसेजेस को कन्वे करता था। उसने 2 रिलेटेड मैसेजेस को चूज किया।
प्री स्कूलर्स एक टाइम पर ज़्यादा नहीं खा सकते, इसीलिए उनको 3 जो अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं उनसे एक न्यूट्रिशियस फूड बना के आप दे सकते हैं। एक ये मैसेज था। दूसरा था कि न्यूट्रिशियस फूड बनाना ज़्यादा इजी होता है लो कॉस्ट फूड स्टफ से प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। शाम ने डिसाइड किया कि वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड यूज़ करेगा इन मैसेजेस को वमेन के ग्रुप्स को कन्वे करने के लिए जो कि मीटिंग अटेंड करने के लिए आई थी। लेक्चर के थ्रू उसने प्लान किया कि वो मैसेज में मेन थीम्स को ड्रॉ आउट करेगा। उसने प्लान किया कि वो कोई भी 2 न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स को वहाँ पर प्रिपेयर करके डेमोन्स्ट्रेशन देगा। ये जो डिस्कशन थी वो हर इंसान को ये कन्वे करेगी कि और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिससे वो न्यूट्रिशियस फूड स्टफ्स बना सकते हैं। इस मीटिंग से पहले जो ऊपर के 2 मैसेजेस कन्वे किए गए हैं, श्यामलाल ने अपनी एक पहली मीटिंग में ऑडियंस को न्यूट्रिशियस फूड खाने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि कैसे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अब 3 फूड ग्रुप्स का जो कंसेप्ट है, ठीक है, या फिर कौन से फूड ग्रुप्स आपको 3 फूड ग्रुप्स में से सेलेक्ट करने हैं या फिर ग्रोथ चार्ट का यूज़ कैसे करना है बच्चों की प्रोग्रेस को देखने के लिए, उसने इस मीटिंग को लेक्चर के साथ शुरू किया। वमेंस को ग्रीट करने के बाद, नमस्कार करने के बाद उसने अपना लेक्चर शुरू किया। अपनी पहले की मीटिंग की जो डिस्कशन थी उसको रिकॉल करने के बाद उसने कहा कि जैसे आप सबको याद होगा कि हमने अपनी पिछली मीटिंग में कुछ फूड आइटम्स इंक्लूड करने की लिए बताया था कि आप 3 फूड ग्रुप्स में से अपने हर मील में एक फूड आइटम को इंक्लूड कर सकते हैं। क्या आप कोई भी 3 फूड ग्रुप्स बता सकते हैं या थोड़े से कोई फूड आइटम्स जो कि इनसे बिलोंग करते हैं? कई औरतें जो कि पहले वाली मीटिंग भी अटेंड कर चुकी थी उन्होंने क्वेश्चन का आंसर किया। श्यामलाल ने उनके आंसर को सप्लीमेंट किया और आगे बढ़ा। उन सबके बेनिफिट के लिए जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं की थी ब्रीफली उनको एक्सप्लेन किया कि 3 फूड ग्रुप्स क्या हैं। श्यामलाल ने उनको एक्सप्लेन किया कि फूड ग्रुप का कंसेप्ट है और कुछ फूड आइटम्स जो इन फूड को बिलोंग करती थी वो उसने बताई। उसने पोस्टर भी पुट अप किया जो कि उसने अर्लियर मीटिंग के लिए बनाया था जिसमें फूड ग्रुप्स बताए गए थे। उसने रेफरेंस के लिए वो बताया। फिर वो लेक्चर के आगे गया। क्या आप जानते हैं कि जो बच्चों का वेट है वो एक इंडिकेटर है कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हम बच्चे का वेट चेक कर सकते हैं। जो ग्रोथ चार्ट होता है आप उसके ऊपर वेट को प्लॉट कर सकते हैं जो कि आपको बताएगा कि बच्चे की ग्रोइंग जो है वो अच्छी हो रही है या नहीं। आप ग्रोथ चार्ट को वॉल के ऊपर भी लगा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का जो ग्रोथ कर्व है अगर वो इन 2 लाइंस के बीच में आएगा, ठीक है, तो ये होगा। अगर इन 2 लाइनों के बीच में आएगा तो ये होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको सारे बच्चों का ग्रोथ रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो इस सेंटर में आते हैं और हर बच्चे को कई बार उनका ग्रोथ चार्ट दिखाना ज़रूरी है। कई बच्चे जो मेरे पास आए थे जो वेट गेन नहीं कर रहे थे, है ना, और जो वो लगातार बीमार पड़ रहे थे, वो बच्चे मेरे पास आए थे
उसके कई कारण हो सकते हैं कि हो सकता है बच्चे की प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन ही नहीं होगी, है ना। और हो सकता है कि बच्चों को खाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड ही ना मिल रहा हो, जहाँ वो रह रहे हों वहाँ पर सराउंडिंग जो सारी हैं वो अनक्लीन्ड हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रही हो और फिर उसकी वजह से वेट भी लॉस हो रहा हो। ऑडियंस की नॉलेज पहली वाली मीटिंग से कनेक्ट करने के साथ उसने आज की डिस्कशन को प्रपोज किया। वो अपने लेक्चर की मेन बॉडी पे पहुंचा कि आज उसने क्या बताना था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम न्यूट्रिशियस फूड छोटे बच्चों के लिए कैसे बना सकते हैं। हम इम्यूनाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और दूसरी मीटिंग में हम जो आपके आसपास की सफाई है उसकी सफाई के बारे में भी बातचीत करेंगे। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि प्री स्कूलर्स एक टाइम पर ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, इसीलिए हमें उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद स्मॉल मील्स देने चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बजाय हम उनको इन बिटवीन स्नैक्स भी दे सकते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो देना ही है, पर साथ साथ में आप उनको और स्नैक्स भी दे सकते हैं। ये स्नैक्स न्यूट्रिशियस होने चाहिए, पर आप ये भी याद रखिए कि बच्चों को ये स्नैक्स आपने तब नहीं देने जब बच्चे ने लंच या डिनर कर लिया हो, या तब बच्चों को नहीं देने हैं जब उनको भूख बिल्कुल भी नहीं हो। फिर उनकी जो फूड इनटेक है वो कम हो जाएगी और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का जो पर्पस है हमारा वो कभी भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि चिक्की कैसे प्रिपेयर की जाती है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस स्नैक है। मतलब मूंगफली की गच्चक जो है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, जो कि एक बहुत ही न्यूट्रिशियस स्नैक है। इस पॉइंट पे श्यामलाल ने कुछ फूड स्टफ्स को टेबल के ऊपर रखा, बिल्कुल अपने आगे। वो स्टोव के पास गया और उसने यूटेंसिल्स जो उसको कुकिंग के लिए ज़रूरत थी वो उठाए। वमेंस उसको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। श्यामलाल ने डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू कर दिया कि कैसे चिक्की को प्रिपेयर करना है। एक न्यूट्रिशियस स्नैक जो कि गुड़ का और मूंगफली का यूज़ करके बहुत ही ईजिली बन सकता है। उसने थोड़े से ग्राउंड नट्स को छोटे छोटे पीसीज में काट के रखा हुआ था। उसने थोड़ी सी स्लो फायर के ऊपर जैगरी को मेल्ट किया। जब जैगरी मेल्ट हो गई, गुड़ मेल्ट हो गया, जब वो एक थ्रेड की, एक तार की कंसिस्टेंसी की बन गई, फिर उसने उसमें ग्राउंड नट्स डाल दिए। फिर उसको थोड़े टाइम के लिए कुक किया। एक स्टील की प्लेट के ऊपर ऑयल लगाया और जैगरी और ग्राउंड नट्स के मिक्सचर को उस प्लेट के ऊपर डाल दिया। फिर उसको नाइफ के साथ इवनली स्प्रेड कर दिया और उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया। जब मिक्सचर ठंडा हो गया और बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, फिर उसको उसने सॉलिडिफाई होने के लिए रख दिया। जब मिक्सचर ठंडा हो गया और हार्ड हो गया, तब उसने उसको पीसीज में कट कर दिया। ये एक न्यूट्रिशियस स्नैक है जो कि बहुत सारे बच्चे इसको पसंद करते हैं। इसका एक और एडवांटेज है कि आप चिक्की को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। श्यामलाल ने चिक्की की प्रेपरेशन हर स्टेप औरतों के बिल्कुल सामने करके दिखाया। चिक्की तैयार करने में कुल 20 मिनट का समय लगा और फिर श्यामलाल ने डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया। उसने पोस्टर को पॉइंट आउट किया कि इन 3 फूड ग्रुप्स को आप डिपिक्ट कर सकते हैं। उसने पोस्टर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए 3 फूड ग्रुप्स को डिपिक्ट किया और पूछा कि क्या मुझे बता सकता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स बच्चा ग्राउंडनट चिक्की से लेता है।
तो पोस्टर से पढ़ते हुए जहाँ पर फूड आइटम्स जो थे वो न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंगली लिखे गए थे जो उसमें पाए जाते हैं, तो एक औरत ने रिप्लाई किया कि गुड़ में आयरन होता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जबकि ग्राउंडनट हमें प्रोटीन और एनर्जी प्रोवाइड करता है। श्यामलाल ने कहा हाँ, ग्राउंडनट एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है और इसके अलावा वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जैगरी जो गुड़ है वो चीनी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि जो चीनी है वो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करती है, गुड़ हमें एनर्जी के साथ साथ आयरन भी प्रोवाइड करता है। ग्राउंडनट चिक्की, इसीलिए जितना पॉसिबल हो सके आप अपनी फूड की प्रेपरेशन में गुड़ का यूज़ करिए, चीनी का बहुत कम यूज़ करिए। ग्राउंडनट चिक्की एक ऐसा स्नैक है जो कि प्रोटीन में रिच है और एनर्जी में और कुछ मिनरल्स और वाइटमिन्स में। फिर उसने पूछा कि क्या कभी किसी ने घर पर चिक्की बनाई है, तो एक औरत ने रिप्लाई किया कि उन्होंने नहीं बनाई पर वो मार्केट में अवेलेबल है। श्यामलाल ने कहा हाँ, वो मार्केट में अवेलेबल है, पर अगर आप उसको घर पर बनाएंगे तो वो बहुत ही चीप और क्लीन बनेगी। इस टाइम पे चिक्की ठंडी भी हो गई। श्यामलाल ने उसको पीसीस में कट कर दिया और 10 औरतों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो कि वहाँ पर बैठी थी। आप ये चिक्की को अपने बच्चों को किसी भी टाइम पर दे सकते हैं जब बच्चों को भूख लगे, पर मेन मील से पहले मत दीजिएगा। आपने ये भी देखा कि जो भी हमने कोई फूड स्टफ्स यूज़ किए वो 2 डिफरेंट फूड ग्रुप्स को यूज़ करके हमने एक फूड आइटम को बनाया। अब मुझे श्योर है कि आप ये स्नैक अपने घर पर बच्चों के लिए ज़रूर बनाएंगे। आप में से कोई क्या हमें बता सकता है कि इस तरीके से हम और कौन से फूड बना सकते हैं, है ना? और आप बाकी लोगों को भी ये बता सकते हैं अपनी कम्युनिटी में जाके, ताकि बाकी के लोग भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। एक औरत ने रिस्पॉन्ड किया कि वो बेसन का चीला कभी कभी बनाती है अपने 4 और 5 साल के बच्चे के लिए। तो आप हमें वो क्यों नहीं बताते कि सरोज उसको कैसे बनाती है? श्यामलाल ने कहा। सरोज फिर खड़ी हुई और उसने डिस्क्राइब किया कि वो बेसन का चीला कैसे बनाती है। उसने कहा मैं थोड़ा सा बेसन लेती हूँ और उसमें थोड़ी सी चॉप्ड पालक की पत्तियाँ और कैरेट को, गाजर को ग्रेट करके डालती हूँ। फिर मैं उसमें पानी डालती हूँ ताकि एक थिक सॉल्यूशन बना सकूँ और थोड़ा सा नमक डालती हूँ। फिर हॉट तवा के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और इस बैटर की थोड़ी सी क्वांटिटी उसके ऊपर डाल के उसको फैला देती हूँ। जब एक साइड हो जाती है फिर मैं उसकी दूसरी साइड बदल देती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें बॉइल्ड पोटैटोज भी डाल सकते हैं फ्राइड चिल्ला के ऊपर, उसको रोल करके बच्चे को खाने के लिए भी दे सकते हैं। इस पॉइंट पे सरला ने कहा मैं भी एक ऐसी सिमिलर सी चीज़ बनाती हूँ, बट मैं सिर्फ बेसन के आटे का यूज़ करती हूँ। मैं ग्रेटेड कैरेट और पालक की पत्तियाँ उसमें नहीं डालती। पर क्या आप ये नहीं सोचते कि अगर आप उसमें ग्रेटेड कैरेट्स और पालक की पत्तियाँ डालेंगे तो उसके ज़्यादा एडवांटेज हैं? श्यामलाल ने पूछा। फिर महेश्वरी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। अगर आप बेसन का चीला ना बना के सिर्फ उसमें और फूड ग्रुप्स के भी डालें उसमें, तो हमें और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। अगर आप इसमें स्पिनच और कैरेट डालें तो आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स भी मिल सकते हैं। देखिए बिल्कुल पोस्टर में क्लियरली लिखा हुआ है, श्यामलाल ने कहा। अब और क्या, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे घर पर आमतौर पर अवेलेबल होती हैं। आप स्पिनच और कैरेट्स को किसी और वेजिटेबल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। कहते कि आप क्यों हमें नेक्स्ट टाइम सरोज क्या हमें आप बेसन का चीला बनाना सिखाएंगी? सरोज बड़ी जल्दी से एग्री करती है।
वो बनाने के लिए। इनफैक्ट श्यामलाल ने कहा, अगर आप सारे एग्री करते हैं तो आप में से हर कोई हमें सिखा सकता है कि आप कोई एक न्यूट्रिशियस फूड आइटम बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो स्नैक हो, वो आपके मेन मील में से भी कोई आइटम हो सकती है। इसी तरीके से हम सब हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स सीख सकते हैं। हर मीटिंग में 2 औरतें डेमोस्ट्रेट कर सकती हैं कि कैसे फूड आइटम को प्रिपेयर किया जाता है। कई औरतें शुरू में बड़ी ही अप्रीहेंसिव लगी सजेशन के लिए। कईयों ने रिमार्क किया, हमें नहीं आता कि अच्छी तरह से कैसे कुक करना है, पर कई यंग और एंथुसियास्टिक वुमेन्स ने मतलब और ज़्यादा सीखने के लिए कहा और वो कन्विंस भी हुई कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। एक ने कहा कि हम में से हर कोई यहाँ पर अच्छा कुक नहीं है, हम सब मिलके सीखेंगे और हम अपने बच्चों के लिए बेटर मील्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे। औरतों के बीच में ये डिस्कशन हुई और फाइनली ग्रुप एग्री हुआ। ये डिसाइड हुआ कि सरोज और उमा एक फूड आइटम को नेक्स्ट मीटिंग में प्रिपेयर करेंगी। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि श्यामलाल ने कंबाइन किया लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन को अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। अब मीटिंग का क्या इफेक्ट हुआ? मीटिंग का एक रिपल इफेक्ट हुआ। श्यामलाल ने जो प्लान किया था कि वो एक फूड आइटम की प्रेपरेशन को शो करेगा, उसने उसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया। पर जैसे ही हर औरत ने एक आइडिया दिया कि हर बार वो कुछ ना कुछ बनाएंगे, उससे एक फ़ायदा भी हुआ। उन औरतों ने दूसरी औरतों को भी कम्युनिटी में इन रेसिपीज़ के बारे में बताया। कई औरतें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगीं और नेक्स्ट मीटिंग में अटेंड करने के लिए आई। ये जो औरतें हैं वो एक दूसरे को बताती, जो भी कोई इंटरेस्टेड होता वो आती और जो कोई नहीं इंटरेस्टेड होता वो नहीं आते। श्यामलाल की स्ट्रेटजी जो थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही और 5th मीटिंग तक उन्होंने फूड आइटम्स की काफ़ी सारी प्रेपरेशन सीख ली थी और बहुत सारी औरतें जो थी वो सेंटर में अपने यंग बच्चों को लेके आने लगी थी। नेक्स्ट हमारा मैसेज है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम हमें एक अच्छी डाइट खानी चाहिए ताकि एक हेल्दी बेबी जो है वो हो सके। ये एक मैसेज है जो उर्मिला, एक आंगनवाड़ी वर्कर है, वो अपनी कम्युनिटी में औरतों को ये कन्वे करना चाहती है। अब यहाँ पर क्या ज़रूरत है मैसेज को कन्वे करने की? उर्मिला जब वो घर को विज़िट करती थी कभी कभी, तब वो अपनी कम्युनिटी में लोगों को, औरतों को एक्सप्लेन करती थी कि न्यूट्रिशियस फूड खाने की कितनी ज़रूरत है प्रेगनेंसी के टाइम और लैक्टेशन के टाइम, और प्रॉपर मात्रा में भी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। पर उसको ये पता चला कि जो कम्युनिकेशन है उसका कोई ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। जब वमेन एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती थी, है ना, कभी वो अपना वेट गेन नॉर्मल से कम पाती थी, तो जो न्यू बॉर्न्स होते थे उनका भी बर्थ वेट प्रॉपर नहीं होता था। जब भी उनको ये एक्सप्लेन किया जाता था कि उनको प्रॉपर मात्रा में फूड खाने की ज़रूरत है एक हेल्दी बेबी के लिए, तो वो आर्ग्यूमेंट्स पे भी आ जाती थी। ओ, क्या बच्चा तभी हेल्दी होगा या नहीं होगा, बच्चा तभी बचेगा या नहीं बचेगा, मदर तभी बचेगी या नहीं बचेगी। उनको लगता था कि ये सारा कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने हस्बैंड से पहले खाना कैसे खा सकती हैं, है ना, पहले अपनी भूख कैसे मिटा सकती हैं, वो सारा दिन काम करके आते हैं, है ना, जब आदमी खाना खाएंगे वो सिर्फ तभी खा सकती हैं। क्या ज़रूरत है फूड के ऊपर इतना ध्यान देने की, हमारे और भी तो बच्चे हैं, है ना, देखो वो कितने अच्छे हैं। उर्मिला ने
अपने जहाँ वो पहले काम करती थी वहाँ पर भी उसने बिल्कुल सेम ही सिचुएशन को फील किया था। उसने रियलाइज़ किया कि उसको अगर औरतों को कुछ बताना है तो बहुत ही एक अच्छा कंक्रीट एविडेंस लेके आना है, और अगर वो उनका जो एटीट्यूड है वो बदलना चाहती है। जो चाइल्ड बियरिंग एज की वमेंस होती हैं और जो ओल्डर वमेन होती हैं वो उसके मैसेज को रिसीव करने का टारगेट बनेंगी। नेक्स्ट है हमारा गेटिंग द वमेन टू अटेंड द मीटिंग। ये सब कुछ सोचने के बाद उर्मिला ने डिसाइड किया कि वो औरतों की एक मीटिंग बुलाएगी। उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए कि औरतें मीटिंग अटेंड कर सकें। कुछ औरतों के लिए आफ्टरनून का टाइम ठीक था, पर कुछ के लिए इवनिंग का टाइम ज़्यादा अच्छा था। और काफ़ी सारी डिबेट होने के बाद कोई भी सल्यूशन नहीं मिला, तो उर्मिला ने डिसाइड किया कि वो लेडी हेल्थ विजिटर की जब लेडी हेल्थ विजिटर आंगनवाड़ी में एंटीनेटल और पोस्टनेटल हेल्थ चेकअप के लिए आएंगी तब वो मीटिंग को रखेगी। जिस दिन लेडी हेल्थ विजिटर आई विजिट करने के लिए, ज़्यादातर औरतें हेल्थ चेकअप के लिए आंगनवाड़ी में इकट्ठी होंगी। उर्मिला ने डिसाइड किया कि वो बेस्ट टाइम होगा लोगों को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का, और वो माइंड भी नहीं करेंगी अगर आधा घंटा उनको और भी रुकना पड़ जाए। कम्युनिकेटिंग द मैसेज। उर्मिला ने अपना मैसेज कन्वे करना डिसाइडेड किया। उसने एक केस स्टडी मेथड को चूज़ किया। उसने अपने अर्लियर सेंटर में काम करते हुए एक लेडी की 2 प्रेगनेंसी को बहुत क्लोजली फॉलो अप किया था। उसने उस वुमन का एंटीनेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ था। वो सोच रही थी कि वो उसको किसी टाइम एज अ प्रूफ यूज़ करेगी। उसने उन रिकॉर्ड्स को डिसाइड किया यूज़ करने का अपनी केस स्टडी को बनाने के लिए। उसने अपनी टॉक को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 4 चार्ट्स को प्रिपेयर किया, अपनी केस स्टडी का पार्ट बनाया चार्ट्स को। चार्ट में क्या क्या डिपिक्ट था? पहले चार्ट में कि प्रेग्नेंट वुमेन 3rd मंथ से लेके उसका वेट गेन कितना होना चाहिए उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। दूसरे चार्ट में कि जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसका बर्थ वेट क्या है, और जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता हर महीने उसका बर्थ वेट लेना बहुत ज़रूरी है। चार्ट 3, प्रेग्नेंट वुमेन मंथली कितना वेट गेन कर रही है 3rd मंथ से लेकर अपनी प्रेगनेंसी 2nd प्रेगनेंसी के टाइम पर। चार्ट 4, बर्थ वेट जो 2nd न्यू बॉर्न है उनका बर्थ वेट, और 1 साल तक बच्चे का जो मंथली वेट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। उर्मिला ने अपनी केस स्टडी को लिखा ताकि वो कोई डिटेल को भूल ना जाए, और उसने ये भी पक्का किया कि उसकी टॉक ज़्यादा लंबी ना हो। वो जानती थी कि अगर उसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा लंबी हुई तो वमेंस अपना इंटरेस्ट उसमें से खो देंगी। वो अवेयर थी कि कुछ वमेंस ग्रुप में पढ़ सकती हैं और लिख सकती हैं, तो उसने कुछ कार्बन कॉपीज़ बनाई ताकि इन औरतों को पढ़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूट भी की जाए। अब मीटिंग की जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी, है ना, वो वमेंस के साथ ऑर्गेनाइज करती थी अपने सेंटर में। जिस दिन LHV ने लेडी हेल्थ विजिटर विजिट करने के लिए आई, तकरीबन जो 20 वमेंस थी वो आंगनवाड़ी
में इकट्ठी हुई। इससे पहले कि उर्मिला प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के घर जाती, उसने उनको कहा और उनकी मदर इन लॉ को कहा कि वो आंगनवाड़ी में इस डेट को आए अपने चेकअप के लिए, औरतों और बच्चों के, और वहाँ पर एक छोटी सी टॉक भी होगी। उसने मीटिंग को शुरू किया। मीटिंग में उसने क्या स्टार्ट किया ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।